मेरी थ्योरी आपने पढ़ ली तो आपको तकलीफ नहीं आने वाली है, लेकिन तकलीफ तब आ सकती है कि अगर आप उस थ्योरी को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो सामने सब लोगों को देखना है, चीजों को समझना है, तभी मजा आएगा। ठीक है भाई साहब, चलिए ओके भाई, चलिए हम कहाँ थे, जहां कहीं भी हो, मिड पॉइंट सीख लिया था कल लास्ट में। थोड़ी सी आगे बातें करते हैं। आगे की बातों की पर चर्चा ये है कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि कल हमने ये देखा था कि P आपके पास जो A है, A पॉइंट मान लीजिए मैंने कहा आपसे x1 y1 है, ठीक है, और मैंने कहा आपसे B पॉइंट आपको x2 y2 है, बोल सकते हैं ना, A पॉइंट आपका x1 y1 है, B पॉइंट आपका x2 y2 है, को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि जो इन दोनों को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इन दोनों को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा वह x एक्सिस को किस रेशो में और y एक्सिस को किस रेशो में डिवाइड करने वाला है, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। निकालो, सॉल्व करो। तो आप ये जानते हैं सर, अगर मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि x एक्सिस को और y एक्सिस को, तो आप ये कहेंगे ना कि सर अगर पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपके सामने x एक्सिस को अगर काटेगा वो लाइन सेगमेंट तो y बराबर 0 होगा पहले वाले में, बोलो हाँ या ना, बोले यस सर। भाई अगर मैं बात करना चाहता हूं कि भाई x अक्ष को किस अनुपात में डिवाइड करेगा, तो आपको क्या करना होगा, y बराबर 0। अब जब y बराबर 0 होता है तो हम क्या करते हैं, अगर मैं कहता हूं सर कि y बराबर 0 होता है तो मान लेते हैं ना हम कि भाई हमारे पास लैम्डा रेशो 1 मान लो या कुछ भी मान लो, तो y बराबर 0 रखने पर m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n, यही होगा ना भाई, अगर देखा जाए तो यही होता है। ये इंटू है, इसको x मत समझ लेना, तो m वाई टू एन एक्स वन। अब इसको अगर इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये आ गया m वाई टू प्लस एन वाई वन बराबर 0। यानी कि क्या आपसे कभी कोई डायरेक्टली आंसर पूछे कि m वाई टू बराबर माइनस एन वाई वन, तो m रेशो n कितना हो जाएगा डियर, y2 रेशो माइनस का y1। क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं y एक्सिस को अगर काटे तो सेकंड की तरह हम यहां क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, और x बराबर 0 रखते ही आप इसको m x2 प्लस एन वाई वन अपॉन सॉरी एन x1 अपॉन m प्लस n, तो सेम यहां पर m रेशो n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, माफ कीजिए यहाँ x2 आएगा, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सर माइनस का, उल्टा कर दिया ना, y1 माइनस y2 माइनस का y1 और y2। ठीक है, सही कर लेना इसको। हाँ, तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, सेम सिमिलर तरीके से ये हो जाएगा सर x1 माइनस का x1 अपॉन x2 माइनस का x1 अपॉन x2। ये चीज आपको क्लियर है। अब मैंने ये क्यों बताया, जिससे कि डायरेक्टली प्रश्न बना सकते हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, है ना, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने कहा कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, लो बैक कर लो, लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिए, ए कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया 4 और माइनस का 5, और बी कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया 5 और 4। ठीक है, तो बताइए एक्स एक्सिस किस अनुपात में बांटेगा और वाई एक्सिस किस अनुपात में बांटेगा। तो यहां आपको अब लैम्डा वैम्डा मानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपने देखी है, हालांकि वो फॉर्मूला काम आ रहा है, लेकिन मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि आप परेशान कभी भी ना हो, चीजों को आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्स एक्सिस किस अनुपात में बांटेगा, तो आपको x1 लेना है और x2 लेना है और माइनस में, यानी कि आपका x1 ये है और x2 ये है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका x1 है और ये आपका x2 है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस x1 और x2। तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि आपको ये पता लग गया यहाँ पर कि ये जो x एक्सिस है उसको कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो आप इसको क्या लिखोगे, वही अपना 5:4 लिखने, x1 x2 है ना, हाँ x1 x2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और 5, 4 अनुपात 5 होता है, नेगेटिव में होगा नहीं, आप एक्सटर्नली लिख दियो ना, इसलिए नेगेटिव में नहीं लोगे। ठीक है,
अब अगर हम बात करना चाहते हैं आगे, वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस के लिए हमें क्या लेना है, माइनस का y1 और x1, तो यानी कि माइनस का y1 और y2 सॉरी, तो माइनस का y1 तो ये हो जाएगा प्लस 5:4, तो ये कितना हो जाएगा सर, इंटरनल। उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है क्या, हाँ, एक्स एक्सिस में क्या आता है, एक्स एक्सिस में आपका एक्स कोऑर्डिनेट ही तो आएगा, यार दिमाग लगा लो यार, पन्ने भी पलट लो थोड़ा सा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एक बार चेक कर लो यार, है ना, हो सकता है कि आप गलत हो सकता है मैं भी गलत हूँ। अरे भाई, एक्स एक्सिस में अगर आप बात करते हो तो आप क्या करोगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने क्या हो, मैं ही गलत हूँ शायद, जब एक्स एक्सिस में बात करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा ना, हाँ, हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 4, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको फिर इंटरनली लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस से तो एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे और -4 और 5 यानी कि 4:5, लेकिन ये एक्सटर्नली हो जाएगा, क्लियर है भाई साहब, हाँ, उल्टा ही हो गया था वो, मैंने क्या उसमें ऊपर लिख दिया था ना इस वजह से, पीछे देखा, पीछे मैंने यहाँ देखा कि यार यहाँ तो एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई एक्सिस है, तो मुझे लगा वाई मैंने यहाँ लिख दिया, इस वजह से दिक्कत हो गई, चलो कोई नहीं, क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर -4 होगा, हाँ होगा ना -4, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको एक्सटर्नली यहाँ लिख दिया, तो एक्सटर्नल लिखने से क्या हो गया, डिवीजन पता लग गया कि वो बाह्य तौर पर काट रहे हैं, गॉट इट। इंटरनल और एक्सटर्नल का कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था ना, कल भी बताया था कि लैम्डा रेशो 1 निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो जो माना है वो सही है, अगर नेगेटिव आया तो उल्टा कर दो बस, ठीक है, यही बताया था ना, चलिए सर यहां तक कोई दिक्कत। अब एक कॉन्सेप्ट और बनता है, उस कॉन्सेप्ट को भी नोट डाल के लिखो, ये बहुत प्यारी प्यारी चीजें जो यूट्यूब पे भी नहीं हुई है शायद, है ना, तो देख लेना एक बार, है ना, क्योंकि कुछ बहुत कुछ यहाँ आपके लिए मैं डाल रहा हूँ, आइए, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा पॉइंट ए है जो x1 y1 है एंड बी है x2 y2 है, को मिलाने वाले रेखाखंड मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 किस रेशो में डिवाइड करेगी, ये अगला पॉइंट है ना, ये किस रेशो में बांटेगी या विभाजित करेगी, ठीक है, यानी कि किस रेशो में डिवाइड करेगी, ठीक है, ये बहुत प्यारा पॉइंट है, यानी कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, यानी कि मैंने आपको 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट बी दिया है, अब इन दोनों से मिलाने वाली एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी ना, और उस लाइन सेगमेंट को कौन काट रहा है, एक लाइन काट रही है, वो भी स्ट्रेट लाइन, तो वो रेशो निकालना है कि ये स्ट्रेट लाइन उस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगी, ये प्रश्न है, इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो आपके सीडीएस में आया हुआ है, देखिएगा एग्जांपल, रेशो पूछा है वासुदेव यादव 90 डिग्री पर, ऐसे बोलते हो, बिना सिर पैर की बातें करते हो, फाइंड द रेशो in which the line 3x plus 4y is equals to 7 divides the line segment joining the point 1 2 and -2 1 बिंदु 1 2 व -2 1 को जोड़ने वाली
रेखाखंड को रेखा 3x + 4y = 7 किस रेशो में डिवाइड करेगी? ठीक है, चलिए। अभी तक तो एक आध बच्चा तो टाइपिंग स्लो है ना जिनकी, वो तो अभी तक भी ये लिख रहे हैं कि सर हिंदी में लिखो। चलिए, अब लिख दिया तो फिर भेज ही देते हैं। चलिए, तो यहां तक ठीक है। अभी मैंने बस एक क्वेश्चन दिया है जो एग्जांपल के तौर पर पिछले वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब चलते हैं दोबारा से उस कॉन्सेप्ट पर। क्या होगा सर, क्या रेशो क्या आएगा सर? रेशो होगा -ax1 + by1 + c1 अपॉन ax2 + by2 और c2। प्लीज ऑब्जर्व कर लो। ऑब्जर्व करने के बाद इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था और ये इस बार सीजीएल में भी आ सकता है। लिख लो माइनस। अब मैं बताऊंगा अब सर ए और बी कहां से आ गए। टेंशन नहीं लेने का है भाई, क्योंकि टेंशन लोगे तो ज्यादा दिक्कत होगी। टेंशन इसलिए नहीं लेना क्योंकि जो ये लाइन है ना वही है, बस x को जगह x1 लिख दो, नीचे x की जगह x2 लिख दो, क्लियर है। बाकी c तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है भाई, चलिए आप देखते हैं, सॉल्व करेंगे। सी सेम रहेगा ना, सी में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं सर लाइन ये रही तो 3। अब ऊपर x1 क्या है? x1 अपना 1 है, +4, y1 कितना है? 2 है, और c -7 बटे, ध्यान रखना माइनस आगे लगा हुआ है ना पहले से ही फॉर्मूले में। ये नीचे वही 3 -2 x2 ये है ना, +4 1 और -7। सॉल्व किया तो 8 और 8 में से 7 गया तो 1, यानी कि सर ऊपर आ गया -4 बटे, ये हो गया -6 और -6 और -7 -13, 13 में से 4 गया तो 9 है ना। तो 9 आया माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो 4:9 आएगा। क्लियर है भाई साहब? तो 4:9 आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि 4:9 में ये लाइन जो है ये रेखाखंड को डिवाइड करेगी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो कुछ अलग हो सकता है आपके पेपर में इस बार पूछने के लिए। ठीक है भाई साहब, चलिए सर अब हम आगे चर्चा का विषय थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम जब प्रस्थान करेंगे तो अब हम थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर ट्राइंगल की बहुत सारी चीजें हम चर्चा करेंगे, अब है ना, वो हो गया, फिर लाइन पे आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें बहुत कुछ है, सर्किल भी है, बहुत कुछ है, तो पूरा अरेंज करना पड़ेगा। फिर हम लास्ट में ये भी सीखेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, फिर हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, तो बहुत बड़ी थ्योरी है इसकी। अब आते हैं अपन ट्राइंगल पे। इस राहुल कुमार को भी छुट्टी कर देते हैं, काफी परेशान होगा खामखा। ये इसको आज पहले ही दे देते हैं छुट्टी। हाँ यार, अपने आप ही खेलता रहेगा। चलिए, तो ट्राइंगल की बात हम करना चाहते हैं। अब ट्राइंगल क्या होता है, आप जानते हैं ट्राइंगल 3 कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है। अब एक एक चीज को हम इस पे चर्चा करेंगे, पूरी चीजें पढ़ेंगे, फिर कोलिनियर की कंडीशन भी अब हम देखने वाले हैं, है ना। तो ट्राइंगल में सर आपने कल भी बताया था कि ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब इसके 3 पॉइंट होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो सर पहली बात तो ये, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी होता है, ट्राइंगल का इंसेंटर भी होता है, सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी चीज क्या हो जाती है? जरूरी चीज ये हो जाती है कि इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकालेंगे? कोई साइड नहीं निकालना, ऐसे तो हीरो से भी निकाल सकते हो कि आप ए बी निकाल लो, ए सी निकाल लो, बी सी निकाल लो, लेकिन हीरो से भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको अगर कोऑर्डिनेट से एरिया निकालना है, चलिए तो कैसे करेंगे? देखिए, 1/2 ब्रैकेट, x1 से शुरुआत करते हैं। x1 से शुरुआत किया, क्या हो गया सर? ये हो गया y2 माइनस का y3। उसके बाद हम यहाँ x2 लिख देते हैं, क्या हो गया सर? y3 माइनस का y1। उसके बाद हम x3 लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। अब ये टफ नहीं है, आप मत सोचना कि ये टफ है, ये इजीली याद किया जा सकता है। जो बिगिनर स्टूडेंट हैं मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि देखो आप कुछ समझो, कुछ है ना, हमेशा कुछ ना कुछ न्यूमेरिक्स होते हैं, गणित में भी होते हैं फॉर्मूला याद करने के लिए, आप उन पे थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करो। देखो x1 लिया तो x1 ले लिया तो अंदर आएगा y, ब्रैकेट में होगा y, x1 ले लिया तो ब्रैकेट में होगा y, अब 1 ले लिया है ना तो 2 3, अब x2 ले लो, ब्रैकेट में आएगा y, 3 पे एंड किया था ना तो 3 से शुरू कर दो भाई, y 3 पर ही तो एंड किया है आपने पीछे से, तो 3 से शुरू कर दो। अब 2 यहां आ चुका है तो 1 लोगे। अब x3, अब y 1 पे एंड किया है ना तो y 1 से शुरू कर दो, बचा कौन? 2। तो एरिया का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है कि 3 कोऑर्डिनेट देगा, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ओके।
आगे हम चलते हैं सर। अब 3 कोऑर्डिनेट हमने दे दिए। अगर मान लो मुझे निकालना है सेंट्रॉइड, या सेंट्रॉइड क्या, पहले मैं आपको बोल देता हूं, एक कंडीशन ये भी तो होती है, चलो वो उसके बाद में बात करेंगे। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रॉइड को होता है केंद्रक। तो अगर मैं बात करूं सर इसका, अगर हमें सेंट्रॉइड निकालना है, हमें केंद्रक निकालना है, जिसको मैंने जी बोल दिया, सेंट्रॉइड बोल दिया, तो किसी भी ट्राइंगल का केंद्रक क्या होता है, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड से काफी सारी चीजें बनके निकल कर आ जाती हैं। ठीक है, समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमने सर बटे 3 क्यों सर, मतलब बटे 3 क्यों होता है भाई, ये तो इसमें क्यों क्या करेगा, हाँ फॉर्मूला है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें, बताऊं क्यों होता है, इसलिए होता है, आ जाओ। क्योंकि अगर मैं बात करना चाहूं आपसे कि ये एक माध्यिका हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सेंट्रोइड से होकर गुजरना है। अब यही है, आपने ज्योमेट्री पढ़ा हो, बस ये कंडीशन है इसके पीछे, क्योंकि ज्योमेट्री तो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसी से तो बनी है। तो ये मुझे बताओ आप कि भाई ये क्या हो जाएगा फिर, अगर ये एडी है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या, x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2, हाँ या ना, बोलो ठीक है। अब आप जानते हो कि ये जो सेंट्रॉइड होता है जिसके हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो एक लाइन सेगमेंट को जी 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहां जो 3 आता है ना, वो m प्लस n का आता है, वो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना चीजें, तो वही है। ठीक है, समझ लिया, ठीक है, लेकिन उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए कि मीडियन है तो मिड पॉइंट होता है। अब मिड पॉइंट होता है तो बात ऐसे बनती है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, आपका यही एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं इसके इन सेंटर के बारे में, अगला टॉपिक डाल लीजिए, इन सेंटर। इन सेंटर को हम क्या कहेंगे, अंत केंद्र। चलिए, इन सेंटर को हम क्या बोलेंगे भाई, अंत केंद्र बोलने वाले। ठीक है भाई, अब मैं आपसे बोलता हूं अंत केंद्र क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा, ये अगर आपके सामने ये ए है, ये आपके सामने बी है, ये आपके सामने सी है, तो अंदर एक ऐसा केंद्र बन जाता है जो कि एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। अच्छी क्वालिटी क्या है वहां पर, अच्छी क्वालिटी ये होती है सर इन सेंटर की, कि जहां पर आप बात कर रहे हो, जैसे कि यहां पर आपने एंगल बाइसेक्टर्स को मिला दिया। अभी मैं एक एक चीज पूछूंगा आपसे। अरे विकास काजला, टेलीग्राम लिंक दो सर प्लीज। डियर, जब आप मैसेज कर दोगे तो वो अपने आप आ जाएगी, संडे को आती है, टाइम तभी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप पढ़ने आए हो, आपने पढ़ने का पैसा दिया है, अभी आप पढ़ाई करो, ज्यादा ध्यान अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। आराम से आप पढ़ाई कर लो पहले, मुझे वो ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी पढ़ाई करो, क्योंकि अभी आप इन बातों में लग जाओगे ना, तो फिर इन बातों में पूरा समय निकल जाएगा, और मेरे लिए एक एक समय कीमती है, क्योंकि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, और मैं जितना मर्जी है ना उतना देना चाहता हूँ। तो इसलिए जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट को ले लो डियर। ठीक है, चलिए, तो यहां मैं कहता हूं अगर ये इन सेंटर है, तो आपको पता है कि अंदर की तरफ क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं सरकम सर्किल बोल, सॉरी इन सर्किल बोल देते हैं, और ये हमारा इन सेंटर हो जाता है। आइए सर, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे आप, तो मैंने इसको बोल दिया x1 y1, x3 y3। ध्यान दें, तो इन सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, a x1 b x2 c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c3। पहले इसको लिख लो आप, जिससे कि आपके कोऑर्डिनेट हो जाए।
अब कई सारे बच्चों के माइंड में ये चीज चल रही है, गुरुजी ये इन सेंटर तो हो गया, ये ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ये तो साइड है ना भाई। ए के सामने की भुजा ए होती है तो आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, बी के सामने की भुजा बी होगी, सी के सामने की भुजा सी होगी, तो आपकी क्या है, ये साइड्स हैं। बात क्लियर हो गई। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लेंदी है लेकिन, है ना, पेपर में आएगा तो ये आपके मेंस लेवल पर आ सकता है और वहां पे ये काम आएगा फिर आपको। आसान है, दिमाग लगा सकते हो और लगाना भी चाहिए, मैं ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, उस प्रश्न को आप मुझे बताना, ठीक है। कि कल को मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ये मेरा एबीसी है, अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं है, इसलिए रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। ये मैंने यहाँ से लाइन गुजारी और ये इन सेंटर है, जो भी काट रहा है ना ये क्या है, आपका इन सेंटर है, मान के चलो ये आई है। और आई यहाँ क्या कर रहा है डिनोट, यहाँ आई आपका इन सेंटर डिनोट कर रहा है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। तो यहाँ आई क्या है, आई आपका अंत केंद्र है। सर सीडीएस के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होगा क्या, क्यों, क्या हो रहा है सीडीएस में, क्या हो रहा है भाई, ऐसा है भाई, ऐसा क्या हो रहा है सीडीएस में। आदमी को पढ़ना नहीं है लेकिन पता नहीं कहां से डाउट आते हैं, पंचायती पूरी करनी है बस। अब मुझे आप बताइए सर, ए आई और मैं इसको बोल देता हूं, ये मेरा हो गया डी, ये मेरा हो गया ई, ये मेरा हो गया एफ। तो मुझे बताओ ए आई और आई डी का रेशो क्या था, याद करो, ये मैंने आपको पूरा प्रूफ भी करवाया हुआ है, किसी को याद आ जाए तो मेरे को बताओ तुरंत। वेल डन इमरान, वासुदेव, बढ़िया, बहुत अच्छे। और ये आपको याद आ गया है कि सर ए आई और आई डी का रेशो क्या होता है, उसकी जो बगल वाली भुजाएं होती हैं उनका योग बी प्लस सी अनुपात ए। क्यों सर, ये क्यों निकलवा रहे हो, क्योंकि कल को कोऑर्डिनेट में भी पूछ सकता है, जहां पर आप एबीसी तो निकालोगी, एबीसी तो आप निकालोगी ना, तो आपसे ये पूछ सकता है कि यार ए आई कितना है, आपसे ये पूछ सकता है कि आईडी कितना है, तो आप इसी रेशो में बांट दोगे उसको। अब जैसे कि मैं पूछता हूं आपसे कि मुझे ये बताओ बी आई और आई ई कितना होगा, तो बी आई के आसपास वाली कितनी है, ए प्लस सी अनुपात बी, सामने वाली मुझे। इसी तरह से मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मेरे को सी आई अनुपात आई एफ कितना है, तो बी प्लस ए अनुपात सी। चीजें क्लियर हुई क्या भाई साहब, बता दो एक बार आप, बोले यस सर क्लियर हो गई हमारे को, ठीक है। चलो सर, क्वेश्चन बनेगा सर, भूल जाते हैं, भूलना याद करने का ही एक रास्ता है, क्या बात है, सोचो इस बात को जो मैंने कहा है, अगर आप भूलते हो तो उसकी शुरुआत याद करने से ही होती है, अगर आप याद नहीं करोगे तो भूलोगे क्या, और अगर आप भूल जाओगे तो फिर याद क्या करोगे। चलिए, तो इसलिए भूल रहे हो तभी याद होगा, नहीं तो फिर कैसे होगा भैया। चलिए अब हम आगे बात करें। ये बच्चा कह रहा है सर बहुत कंसेप्ट है, कितना याद करें। हाँ मतलब वही तो है ना, परसेंटेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिक्स कर देते हो तुम, इतने तेजस्वी हो ना तुम तो भाई, क्या मतलब आदमी, मतलब कैसा बेवकूफ हो सकता है। मैं अब तुम्हारे पराकाष्ठा पर पहुंच रहा हूँ प्रशांत भाई, कैसे हो जाएगा, मतलब ये कोई लॉजिक ही नहीं है जो तुम कह रहे हो ना कि सर इतने सारे कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं, कैसे मिक्स हो जाएगा भाई। छाछ और खीर एक जैसी थोड़ी ना होती है, क्या इतना खा लिया सर मिक्स हो गया सर, पता ही नहीं चल रहा है छाछ कौन सी खीर कौन सी। सब मतलब हर इंसान को सब कुछ पता रहता है, बस अब पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूं आपको, क्योंकि जरूरी भी है, एक एग्जांपल, बिना एग्जांपल के बात बनेगी नहीं, है ना। चलिए सर एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा कि फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल whose वर्टाइसिस आर ए माइनस का 36 और 7, बी 20 और 7, सी 0 और माइनस का 8। अंत केंद्र के निर्देशांक बताओ।
अंत तक के इनके निर्देशांक क्या होंगे यदि, इस तरह से। चलिए तो करो फटाफट, फिर हम आगे चर्चा करते हैं, कुछ रह ना जाए, बस एक एक कदम कदम पर चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई किस तरह से कुछ अलाइनमेंट सही रहे पास सारा का सारा। देखो काफ़ी लॉन्ग होगा लेकिन कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। प्रियंका आप सच बताओ कौन सी क्लास छोड़ना चाहती हो? मुझे नहीं लगता कि आपका मन करता होगा कोई क्लास छोड़ने का, है ना? तो वही रीज़न है, और अगर मन करता है तो आप जो मर्जी है छोड़ो, लेकिन ये तो आप करोगी। हाँ आप इसको पढ़ो, लेकिन आप क्या इस चीज़ को कितने दिन तक कंट्रोल कर पाओगे मैं देखता हूँ। तो कंट्रोलेबल जो चीज़ है उस पर ध्यान दो कि भाई जो कंट्रोल में है, कंट्रोल में क्या है, अधिक पढ़ना तो पढ़ सकते हो बस। जीरो और -8, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पहले आप क्या निकालोगे, आप ए निकालोगे, आप बी निकालोगे, फिर सी निकालोगे, फिर आप इन सेंटर निकालोगे। काफी लॉन्ग जाएगा लेकिन ये आपको करना है, और आंसर मुझे बताना भी होगा। हालांकि मैं आपको लिख देता हूं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। सुमन कह रहे हैं सर a प्लस ए बी सी कैसे निकलेगा? आप बताओ, अगर a है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब डिस्टेंस से आप नहीं निकाल सकते क्या? आप निकाल सकते हो ना इनके बीच की दूरी, तो वो आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है बस। डिस्टेंस से आपकी एबीसी निकल कर आ जाएंगे। क्लियर है? कर लोगे? कर लेना, है ना? इसका आंसर मुझे आप बता देना कि क्या आता है, आराम से घर पे बैठ के, ये आपका टास्क हो गया, कॉपी में लिख लेना और जगह छोड़ देना। ठीक है? एक बच्चा कह रहा है सर करा दो, डेफिनेटली यार, लेकिन आप कुछ कर लो, कर सकते हो क्या खुद के लिए? जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप एबीसी निकालोगे, तो उससे क्या होगा, आपको करने का तरीका पता लगेगा, और कुछ भी नहीं है। करा तो मैं अभी देता हूँ, क्या दिक्कत है? लेकिन आप करो ना, इसको कुछ करना ही नहीं है। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। अब मतलब मैं स्टूडेंट से इतना तो चाहूंगा कि आप x1 को x1 की जगह रखो, a को a की जगह रखो। आप एक बार करना, थोड़ा बड़ा बनेगा ये मुझे पता है, क्योंकि इन सेंटर है ना, इस वजह से। चलिए सर, अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमने देख ही लिया, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ट्राइंगल में एक चीज और आती है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ट्राइंगल में पता है कभी कभार आपको क्या दे देगा, कि एक ट्राइंगल के आपको मिड पॉइंट्स दे देगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अच्छा है। आपसे क्या बोलेगा कि ये आपके सामने पॉइंट्स हैं। क्या बोल दिया कि आपने इस पॉइंट को बोल दिया P, आपने इस पॉइंट को बोल दिया Q, आपने इस पॉइंट को बोल दिया R। तो यहाँ पर आपने क्या कहा कि PQR आपके क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा, PQR मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिया आपको। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया आपको x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया आपको x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया x3 y3। ठीक है? अब आपको पूछा जाता है कि यार मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, ए निकालना हो, बी निकालना हो, सी निकालना हो, कैसे निकालूं? ये तो वर्टेक्स है ना। हाँ सर, आर एन खान नया रूल लेकर आए सर, x1 प्लस x2/2 से नहीं होगा। कौन सा प्रश्न आर एन खान? कुछ ऐसा लग रहा है तुम कुछ बताना चाह रहे हो, बताओ जल्दी बताओ, मैं समझ पा रहा हूं, बोलो। ये वाला, पिछले वाला, पिछले वाले में मिड पॉइंट वाला है कहां कुछ? ये वाला कह रहे हो क्या? इसमें मिड पॉइंट वाला कहां है? मुझे दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, आप देख पा रहे हो? मतलब कोई बिना सिर पैर की बातें करने बैठ जाते हो यार तुम भी। चलो अब ध्यान दो सामने, इस चीज पर ध्यान दो अब। तो सर ये अगर मिड पॉइंट है आपके, तो ए कैसे निकालें? तो मैं कहता हूं ये ए कोऑर्डिनेट ये है, तो ए कोऑर्डिनेट पता कैसे बनेगा? इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर, x3 प्लस x2, और जो अपोजिट है उसको घटाकर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालो, y3 प्लस y2 माइनस का y1। ऐसे ही b कोऑर्डिनेट निकालो, b वाला, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर। c कोऑर्डिनेट निकालो, ये वाला, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर और अपोजिट वाले को घटाकर। क्लियर है? इस तरह से आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो। इससे सेंट्रोइड भी निकल जाएगा,
क्योंकि जब आप ए बी सी आ जाएगा सेकंड में वाई होगा। अच्छा अच्छा, वाई कर लो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके मिड पॉइंट्स भी निकल, मिड पॉइंट्स दे रखे होंगे, आपके वर्टेक्स निकल जाएंगे। जैसे कि मैं एक आध क्वेश्चन इस पे कराने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। चलिए 1 मिनट में इसके क्वेश्चन बने। अरे चीजें यही होता है, बार बार अगर चीजें रिपीट नहीं करनी है ना, तो हमेशा लिख के मत रखो। लाइफ में हमेशा उसूल रखना, अगर आपको कभी जिंदगी में कुछ रिपीट नहीं करना ना, तो लिख के मत रखो। क्योंकि अगर आप लिख के रखने लग गए ना, तो रिपीटेशन होगा ही होगा, क्योंकि आदमी के अंदर आलस भर जाता है। तो मैं वो काम कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा नए क्वेश्चन देने में मजा आता है ना। चलिए चलिए सर, जैसे कि मैं एक कोऑर्डिनेट आपको देता हूँ, एक कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं, आप लोगों को लिखना है आपको, क्योंकि आपको बार बार नहीं पढ़ना है ना चीजों को, आपको एक बार पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। आप एज ए स्टूडेंट हो, ये मेरा कैरियर है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं एज ए कैरियर देखता हूँ, आप एज ए स्टूडेंट देखते हो कि आपको एक बार अच्छा पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। ये आपके सामने है। यहां पर मैं आपको दे देता हूं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इसको मैंने माना p, इसको मैंने माना q, ठीक है। तो p कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया 3 और -5, q कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने आपको 5 और 1, और r कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने आपको -5 और -1। आप मुझे बताइए ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होगा। चलो फटाफट से बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देंगे एक और। ये क्वेश्चन सीडीएस का क्वेश्चन है ये। हाँ तो सीडीएस को हम मार थोड़ी रहा है। चलिए आया, मुकेश कह रहा है समझ ही नहीं आया, मुकेश ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं कहता हूं यार आपको ए निकालना है, ए कैसे निकालोगे, -5 और इसको जोड़ दिया 0 और -3, यानी कि सर ये हो गया -3, और इसी का वाई निकालना है, ये 0 -5 यानी कि +5, तो सर ये हो गया 3 और +5। इसी प्रकार अगर हम ये निकालना चाहते हैं बी कोऑर्डिनेट, तो मैं ये कहूंगा सर इन दोनों को जोड़ो, -2 और -5, यानी कि ये हो गया सर 7 माइनस में, ठीक है ना। -2 और -5 होगा तो ये -7 हो गया। y निकालेंगे तो -6 और -1, यानी कि ये भी -7। सी निकाल लेते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8, 8 में से -5 और 13, तो ये हो गया सर 13, और 5 माइनस मतलब ये हो गया कितना, -4 और -1 -5। तो ये तो आपके वर्टेक्स आए हैं, क्या आ गए, वर्टेक्स निकाल लिए, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन सेंट्रोइड निकालना। सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, x1 + x2 + x3/3, यानी कि -10 और 3, 3/5, 3/3 माफ कीजिए, और y1 + y2 यानी कि -2 और -7/3। तो आंसर कितना आ गया, 1 और -7/3। सर x3 - 3 आएगा, सी का एक बार चेक कर लेता हूँ, 5 और 3 8। अच्छा यहाँ, यहाँ पर -5 और हाँ +1, ठीक है, यहाँ होगा -3। तो ये कितना हो जाएगा फिर, 5 और -7, -2 -5, है ना। अब ठीक है, हाँ। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, यही फाउंडेशन बैच है ना। अब ओके है ना। सर ए के वाई देखो, ए के वाई देखो, ए के वाई देखो भाई, उसने बोला किसी बच्चे ने। तो यहाँ देखो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो ये हो गया इन दोनों का जो 0 और -5, ठीक है, सही है। रॉन्ग यो है ना कि तुम्हें जोड़ना घटाना नहीं आ रहा, रॉन्ग तो यो है। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्या कर सकते हैं इसमें, आपको यही नहीं पता कि माइनस माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब अगला प्रश्न करिए, चलिए इस बात पर।
ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मैं दे रहा हूं। ये मैंने आपको पी दे दिया 2 और 1, ये मैंने आपको क्यू दे दिया 4 और 5, और ये मैंने आपको दे दिया 1 और -3। आप मुझे बताइए ए क्या होगा, आप मुझे बताइए बी क्या होगा, आप मुझे बताइए सी क्या होगा, बताइए सर। 3 और -5 होगा क्या लास्ट क्वेश्चन में? कौन सा लास्ट सचिन, कौन सा लास्ट? जस्ट लास्ट वाले में, इसमें सेंट्रोइड वाले में, इसमें इसमें तो आंसर ये आया ना भाई। बटे 3 करना भूल गए हो, आराम से कर लेना, आ जाएगा। 3 और -5 तो बटे 3 तो करो भाई। चलिए सर, आंसर आ गए हैं। देखिए ए कोऑर्डिनेट आपका क्या होने वाला है, 1 और 4, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया तो आपका कितना होगा सर? 3। -3 और 5 माइनस का प्लस का 2 और प्लस का 2 माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 1। फिर उसके बाद बी कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। बी कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है? 2 और 1 3, 3 में से 4 गया तो -1। फिर 1 और -2 और -2 और -5 -7। सी कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 में से 1 गया तो 5, और 6 में से 3 गए तो 6 + 3 यानी कि 9। ये लो, अब सेंट्रोइड निकालें तो कोई टफ नहीं है, आदमी करे तो सही। पहले परेवा रोने पहले लग जाता है, करता कम है। फिर उसको कंपैरिजन करना है, फिर उसको ये सोचना है कि मैं करूं कैसे। सबके पास टाइम भी होता है, आराम से कर सकता है बच्चा, लेकिन उसको फिर अब सोच नहीं बदल सकते ना इंसान की। जब वो गिर चुकी होती है ना तो फिर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए देखिएगा भाई, यहाँ आपको इनको जोड़ना है तो कितना हो गया सर? 7/3। ये कितना होता है? 10 में से 3/3 यानी कि 1, तो हैंड्रॉइड आ गया। तो ये आसान है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है माय डियर, चलिए अब हम चलते हैं आगे। हमने यहाँ पर ट्राइंगल की जो जितनी भी चीजें थी वो हमने पढ़ी हैं, और काफी अच्छे से हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे लाइन। अब बहुत अच्छी चीजें आने वाली है, रेखा। अब हम बात करेंगे रेखा के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब हम रेखा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ट्राइंगल ओवर हो गया, लेकिन इतना ओवर नहीं हुआ कि और चीजें नहीं आएंगी। अभी आएंगी चीजें ट्राइंगल से। जब हम ट्राइंगल में क्वेश्चंस करने वाले हैं एरिया वाले, जब लाइन उस ट्राइंगल को काटेगी, है ना, तो उस वाले वो वाले क्वेश्चन भी तो अभी हम करेंगे ना। चलिए लाइन की बात हम करने वाले हैं। लाइन की भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं डियर। ठीक है, लाइन के अलग अलग फॉर्म होती हैं, और उसी फॉर्म के हिसाब से मैं आपको लाइन पढ़ाने वाला हूँ पूरी अच्छे से चीजें। ठीक है ना। बच्चा कह रहा है, विकास कह रहा है पीडीएफ सर। विकास कौन सी पीडीएफ चाहिए? मेरे को बताओ तो सही, मैं उस पीडीएफ का इंतजाम करूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई ऐसा पीडीएफ आपको बता दो मेरे को एक बार। आप आदमी पहले पढ़ नहीं रहा है, उसको पीडीएफ चाहिए पहले। कौन सी पीडीएफ चाहिए तो बता दो मेरे को एक बार आप। हाँ भाई, हमेशा नोट्स बनाओ, उन नोट्स को रिवाइज करो, तब जाके चीजें बढ़िया होंगी हमेशा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। लाइन, लाइन की क्या होते हैं? अलग अलग फॉर्म होती हैं, जैसा कि हमने चर्चा किया आपसे। लाइन की एक जनरल फॉर्म होती है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काफी सारे बच्चों को, जैसे कि ये टॉपिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तुम लोगों का यार इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चैप्टर अपने आप तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको क्या करना है, जैसे जो चैप्टर आपने कभी पढ़ा नहीं, आपको उसके बारे में आता नहीं, आप इवन उसका ये भी नहीं जानते कि कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा, प्रतिच्छेदन बिंदु, आप ये भी नहीं जानते कि स्लोप कैसे निकलेगा, तो उस चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक बच्चे के लिए। सेल्फ इंटरेस्ट करना पड़ता है बस। अब सेल्फ इंटरेस्ट आप खो चुके हो, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आपको लग रहा है यार मैं तो जोड़ ही नहीं पा रहा हूं। अब यहां पर आपको फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा कि मैंने कैसे ये कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब यहां आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि यार ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, सर कैसे आया ये तो हमें समझ में नहीं आया, तो डायरेक्टली लिखी, लेकिन ये चीज यहां से समझ कर आई है पहले से ही। यहां मैंने जब एक्सप्लेन किया ना, यहां समझना था, तो वो कमी रह जाती है। फिर उस इंसान को क्या करना पड़ता है, मजा ही नहीं आ रहा सर इस चैप्टर में, लेकिन ये चैप्टर बहुत जरूरी है ना। पेपर में सब आते हैं, इसलिए थोड़ा दिमाग से काम लो, घर पे भी सॉल्व करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ये अच्छे चैप्टर है सारे। हाँ, और ये मैं ये यहाँ पे नहीं, ये तो पेड बैच है। जब मैं फ्री में भी पढ़ाया था ये मैंने चैप्टर, तो भी पढ़ने नहीं आते थे।
कारण यही है कि मेंटेलिटी उस तरह की है ना, लेकिन आप अगर समझदार बनना चाहते हो, नंबर आए आपके पूरे, तो आपको ये चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे अच्छा चैप्टर लगता है मेरे को ये। मैं कहता हूं जनरल फॉर्म, तो किसी भी लाइन को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस टर्म में लिखा जाए तो इसको कहते हैं जनरल फॉर्म। इसी की तरह से इसका एक होता है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। चलिए, तो ये होती है स्लोप फॉर्म। अब यहां आपको पता लग गया होगा कि स्लोप फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहां जो m है ना, वही यहां पर स्लोप है, ठीक है। चलिए सर, अभी हम इनके ऊपर डिस्कशन भी करने वाले हैं, पूरा टेंशन ना लें, ठीक है सर। अब हम बात करना चाहते हैं कि भाई अल्टीमेटली जब इन दोनों फॉर्म को बना लिया जाता है तो एक फॉर्म आता है इंटरसेक्शन फॉर्म, इंटरसेक्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं हम अंतःखंड रूप। वो कैसा होता है, जब आप जानते हो यार ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, आपने अगर मान लो सी मान लिया या कुछ भी आपने मान लिया, तो आपने सिंपल सा एक लॉजिक देखा कि यार कोई अगर मेरे पास स्लोप है और यहाँ पर उसका x अंतःखंड है, तो मैं इसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसी को अंतःखंड फॉर्म कहते हैं। और यहाँ पर आपका a क्या है, a और b, ये आपका x अंतःखंड है और ये आपका y इंटरसेप्ट है, ठीक है भाई। अभी मैंने केवल लाइंस लिखी है, यानी कि लाइंस को इस तरह से दर्शाया जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म के बारे में। यानी कि अगर मैंने कहा कि एक जनरल फॉर्म मेरे सामने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, इस जनरल फॉर्म का अगर मैं स्लोप आपसे बात करूं तो स्लोप कैसे निकालेंगे। तो स्लोप आपका क्या होता है, स्लोप आपका होता है एक्स का कोऑर्डिनेट अपॉन वाई का कोऑर्डिनेट, यानी कि माइनस ए अपॉन बी। ये आपकी क्या होती है, प्रवणता होती है सर। अब एक कौन बच्चा है जो y2 माइनस y1 पर भी पहुंच गया। अब यही तो फर्क है ना, वितास्ता कहां आ रहा है वो। अब नहीं समझ में आएगा तो फिर मत बोलना मेरे से, तुम जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, वही नोट्स में लिखो। चलिए, अंतःखंड इंटरसेक्शन कहते हैं ना, इंटरसेक्ट फॉर्म कहते हैं उसको, है ना। वाई इंटरसेक्ट होता है ना, वाई इंटरसेक्ट एक्स इंटरसेक्ट, ठीक है। करेंगे, सारी चीजें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि जल्दबाजी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। हो सकेगा तो एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे भी, अच्छे से। चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन चीजें बढ़िया चलनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि भाई अगर आपके सामने कोई जनरल फॉर्म दे रखा है, जनरल फॉर्म के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। स्लोप, हाँ, स्लोप हमारे सामने क्या है, हाँ, माइनस ए अपॉन बी है। माइनस ए अपॉन बी क्या होता है, इसको अगर हम लिखना चाहें, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत, बोले ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं कि सर इसका मीन क्या होता है, और स्लोप को हम बोलते हैं ढाल भी बोलते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं। यानी कि कोई भी लाइन अगर आ गई इस तरह के फॉर्मेट में, तो आप उसका स्लोप तुरंत निकाल पाओगे। कैसे निकाल पा रहे हैं वो भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सर ये होता क्यों है, पहले तो ये बताओ। जैसे कि हमने देखा कि y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, हमने भी एक इक्वेशन ऐसी लिख दी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब मैं चाहता हूं कि इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिखूं, तो मैंने क्या किया, बी वाई बराबर माइनस का ए एक्स हो गया और माइनस का सी हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास माइनस का a अपॉन बी है इंटू एक्स माइनस का c अपॉन बी। तब आपको क्या किया गया, इस वाली लाइन को, आपकी इस वाली लाइन जिसका प्रवणता रूप है, स्लोप फॉर्म है, यानी कि आपकी जनरल फॉर्म को, सामान्य रूप को प्रवणता रूप में बदलकर कंपैरिजन कराया गया। तब आपका स्लोप निकल कर आया माइनस का a बाई बी। और डायरेक्टली निकालेंगे ना, हर बार कंपैरिजन थोड़ी कराएंगे, इसलिए बोल दिया कि माइनस के साथ x का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट। समझ में आ रही है बात। जैसे कि एग्जांपल आप ले लेते हो, तो एग्जांपल के तौर पर मैं यही कहूंगा आपसे कि यहां पर 4x प्लस 3y प्लस का c कुछ भी हो, c से तो मतलब लॉजिक ही नहीं है। तो स्लोप्स कभी भी कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, वो आपके x और y उस पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट पे। तो स्लोप m प्रवणता क्या होगी, तो आप ये कहेंगे कि इस स्लोप की जो है, जो इस लाइन का जो ढाल है,
स्लोप है वो हो जाएगा -4/3। यानी कि आपको यहां से ये स्पष्ट हो गया कि ये जो लाइन है ये नेगेटिव स्लोप रखती है। अब ये भी बहुत बढ़िया बात है कि नेगेटिव स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, सब चीज डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले आपको तुरंत स्लोप निकालना सीख लेना है, क्योंकि लाइन की जो जनरल फॉर्म है वो यही होने वाली है। जैसे कि मैंने लिख दिया 7x माइनस का 3y प्लस का 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा सर? इसका स्लोप हो जाएगा सर -7 माइनस -3, यानी कि माइनस तो पहले से आता है लेकिन -3 रहेगा, क्योंकि -a/b होता है। b को क्यों छेड़े हम, यानी कि माइनस से माइनस कट गया, यानी कि 7/3। यानी कि ये जो लाइन रखती है ये क्या रखती है? पॉजिटिव स्लोप रखती है। क्या रखती है? पॉजिटिव स्लोप। तो लाइन के नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप में भी फर्क है, अभी सब पता चलेगा। देखिए अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लेना है और उस एग्जांपल के थ्रू मैं चीजें समझाना चाहता हूं। मैंने एक लाइन आपके सामने ये ले ली 3x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0। एम को प्रवणता कहते हैं ना आशीष सर, -c होगी। भी देखो आ गया, सी से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है भाई। अब मैंने कहा सर ये लाइन क्या है, तो आपने कहा सर देखो लाइन जो भी होगी ये गुजरेगी कहां से? गुजरेगी तो यहीं से ही ना, कोऑर्डिनेट से ही गुजरेगी। बोले ठीक है। मैं आपसे कहता हूं यार ये 0 0 है। बोले ठीक है गुरुजी। आपका मेरा ये यहां से प्रश्न बन रहा है, ये नोट्स में होना चाहिए पॉइंट। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है बस यहां पर, यार ये बता दो इस लाइन में अगर मैं उस लाइन को पूछता हूं कि ये अगर मेरा एक्स एक्सिस से गुजर रही है तो किस बिंदु से गुजरेगी? तो सर एक्स एक्सिस पर गुजर रही है, एक्स एक्सिस से गुजर रही है, इसका मतलब y बराबर 0 होगा। y बराबर 0 रखते ही तो 3x बराबर -8 हो गया। यानी कि आपको तुरंत भनक लग गई कि x बराबर -8/3। आप कहां चल जाओगे? इधर चले जाओगे। आई बात समझ में? भाई जहां माइनस होगा वहां तो लोगे ना एक्स कोऑर्डिनेट। अब y के ऊपर चलते हैं। मैं कहता हूं यार y एक्सिस से गुजर रही है, तो आपका x बराबर 0 हो गया। यस, x बराबर जैसे ही आपने 0 किया तो यहां से आपको यह पता लग गया कि भाई मेरा जो x 0 हो गया तो 7y बराबर कितना है? -8। यानी कि सर ये भी माइनस है। मैंने कहा यानी कि यहां पर कहां होगा? ये होगी लाइन -8/7। ठीक है। अब लाइन कैसी होगी? निश्चित तौर पर आपकी जो लाइन होने वाली है वो ऐसी होने वाली है। और बताओ भाई, यही लाइन होने वाली है और क्या होगा बताओ मेरे को। भाई आप जब इन दोनों बिंदुओं से तो मिलाओगे ना, दोनों बिंदुओं से मिलाओगे आप? बिल्कुल मिलाएंगे गुरुजी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भाई आपने जो लाइन लिखी इस तरह से, इसका स्लोप कितना आ रहा था? सर स्लोप अगर हम निकाल रहे थे तो वो नेगेटिव आ रहा था, -3/7। कितना आ रहा है? -3/7। तो एक्चुअल में स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है वो रेखा कितनी झुकी हुई है। तो ये अगर लाइन ऐसी गुजरे, ये क्या है? नेगेटिव स्लोप है सर। बहुत बढ़िया भाई। यानी कि अगर लाइन इस तरह से आपकी गुजर रही है इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप रख रही है। तो सर पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ये होगा, जैसे कि ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है। पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन कैसी होगी? वो ऐसे गुजरेगी, ऐसे कहीं से भी गुजर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब यहां पर ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये स्लोप होता है ये एक्चुअल में होता क्या है? ये एक्चुअल में tan थीटा भी होता है। हाँ, क्योंकि tan थीटा क्यों होता है? जब मान लो भाई ये ट्राइंगल बन गया मेरा, अब मैं आपसे कहूंगा कि मेरा जो x इंटरसेक्शन फॉर्म है ये कितना है? -8/3। और y इंटरसेक्शन कितना है? -8/7। भाई x, ये x इंटरसेक्शन है और ये y इंटरसेक्शन है। और tan थीटा क्या होता है? y/x। परपेंडिकुलर। अब आपका क्या निकल कर आ रहा है सर? ये तो 3/7 निकल कर आ रहा है, लेकिन ये तो tan थीटा है ना। और एक्चुअल में स्लोप क्या है? नेगेटिव है। और आपका यहाँ पर tan इधर ही मौजूद है नेगेटिव स्लोप के साथ, तो नेगेटिव में आएगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो स्लोप तो वही है 3/7। 3/7 झुकी हुई है लेकिन स्लोप नेगेटिव है आपको। ठीक है ना भाई साहब? हाँ, तो ये चीजें हैं। tan थीटा के आपने निकाल लिया इस तरह से। एक बच्चा कह रहा है सर स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव है, tan थीटा पॉजिटिव कैसे हो गया? क्योंकि भाई उसी के क्वाड्रेंट में है ना, तो उसी के क्वाड्रेंट में tan थीटा तो पॉजिटिव ही रहने वाला है ना भैया। उसके खुद का एरिया है, थीटा है ना वो तो, लेकिन है तो स्लोप नेगेटिव ना। कहानी तो वही चल रही है ना। हम लाइन के झुकाव को नेगेटिव बताया गया है लेकिन वो tan थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है।
तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि ये लाइन यहां थोड़ी है बस केवल, ये लाइन आगे भी तो बढ़ रही है, और लाइन आगे भी तो बढ़ रही है, और इस तरह से चलती है चीजें। ठीक है डियर, तो ये tan थीटा के बारे में हमने जाना। आपको मैं अगर बताना चाहूं, जैसे कि कोई भी लाइन आपके सामने, अभी तो इन पे हम बहुत डिस्कशन करने वाले हैं यार, कल बहुत कुछ इन पे सीखेंगे, कल सीधा लाइन ही पढ़ेंगे। ये आपका क्या होता है, ऐसे कोई लाइन गुजर रही है और ऐसे कोई लाइन गुजर रही है, तो ये आपका क्या होता है भाई, ये आपका पॉजिटिव स्लोप होता है, ये आपका नेगेटिव स्लोप होता है, ऐसे झुकने वाली। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो इस तरह की हम चीजें और भी सीखने वाले हैं आगे। ये लाइन इधर उधर कहीं भी चल सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो tan थीटा है, tan थीटा ही आपका स्लोप होता है, और वही आपका क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम में? आएगा भाई। ठीक है, तो अभी हमने इतना पढ़ा है, अभी बिल्कुल टेंशन ना लेना, चीजों को और भी हम करने वाले हैं। क्वेश्चन आप बना सकते हो शीट के, जितने भी आपसे बन जाए, लेकिन परेशान मत होना, चीजों को हम थ्योरी के बेस पर बहुत अच्छा कवर करने वाले हैं अभी। ठीक है, ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। हाँ भाई प्रांजल, मेरे सारे कोर्सेज मेरी